अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं अपनी पुलिस के खूबसूरत जवानों की खूबसूरत बातों से। अस्सलाम वालेकुम जी। बस हम जुनैद साहब सदके जावा की कहते के प्यार की लगन साढ़े तन मन पूछया ना हाल कदी तू सजन तक तड़ पे पायल मेरी छन 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 छन। बात ये है जुनैद साहब कि सानू तो तुसी पूछते हो, ताड़ा ही शो जे ऐसा जिसमें आप पुलिस की आवाज बुलंद करने के लिए हमें यहाँ बुलाते हैं और हम भी बड़ी खुशी से हाजिर होते हैं। तो जुनैद साहब, जो मसाइल हैं ना जी, वही के वही जू के तू खड़े हैं। मसाइल नहीं पुलिस के कम हुए, महकमे के मसाइल कम नहीं हुए जुनैद साहब। मुझे लगता है वैसे सदीक साहब, आप लोग खुद भी अपने मसाइल हल करने में कोई ज्यादा सीरियस नजर नहीं आते। ये देखें, मैं अभी 2 दिन पहले कहीं पढ़ रहा था कि आप लोगों की थानों में हाजिरियों को यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आप लोग उन मशीनों को भी धोखा देने में कामयाब हो गए। ਉਹ जुनैद साहब की कहते ने ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ छनन 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 ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਨਾਬ ਸਭ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਦਿਓ ਦਾਦ दाद वाली क्या बात है, डिसिप्लिन है, उसको वायलेट कर रहे हैं आप लोग। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ घਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ वापस आके फिर हाजिरी ये किस लावांगे। अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं? ये चैनल है, यहाँ पे लोग आपको करोड़ों की तादाद में देख रहे हैं। ये मेरी जान ਯਾਰ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਠੋ ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ मैं डीआईजी साहब को रिपोर्ट करूंगा कि पुलिस ने मीडिया को मुक्के मारे। ਉਹ ਨਹੀਂ जुनैद ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ हाँ, ਛੱਡ ਗੱਲ ਦਿਓ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਐਸਾ वली अल्लाह आदमी राव साहब, वाह 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 वाह। मैं सुबह उनके आस्थाने कह रहा हूँ, वली अल्लाह के दफ्तर गया था मैं। ਉਹ जुनैद साहब दफ्तर की जाना जो आप ही हर दिल च वसन रहे ने। बात ये है जुनैद साहब कि हाजिरी वाला जो सिस्टम है ना, मैं कुर्बान जाऊं अपने कवानीन पे, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो कानून के रखवाले हैं ऑलरेडी, तो बिल्कुल हाजिरी लगाने के लिए हम तैयार हैं जुनैद साहब। मगर ये बायोमेट्रिक वाला जो सिस्टम है ना, मेरा ख्याल तो ये है कि ये तो 24 घंटे की ड्यूटी है। इसमें तो बायोमेट्रिक वाला काम तो होता है जो सवेरे 9 बजे आएंगे और 5 बजे चले जाए। यहाँ पे तो आ जाना है ही नहीं। मेरी बात सुने, देखें, जब आप थाने में बेशक रहते हैं, जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, ड्यूटी पे आ जाते हैं, उस वक्त आपको अपनी हाजिरी लगानी चाहिए। ओ सर जी, लाने बिल्कुल, मगर कहने का मतलब ये है कि जो जाएगा बेचारा वो वापस आके हाजिरी लगाएगा। हम तो 3-3 4-4 दिन एक हाजिरी पे लगातार ड्यूटी दे रहे होते हैं। और भी बहुत से मसाइल हैं जुनैद साहब। मसलन वो जड़ा जी अपना अतीक, इसने बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर हाथ रखा है, तो मशीन च रौला पै गया, लाइट प्लीज लाइट प्लीज लाइट प्लीज लाइट प्लीज लाइट प्लीज। स्माइल प्लीज, लेकिन वो लाइट प्लीज आ रहे, लाइट प्लीज। जुल्फी ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣਾ ਸੇ ਗਿਆ ਹੈ, तो मशीन में से आवाज आई है, वेरी लाइट वेरी लाइट वेरी लाइट। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। यार बस करें यार, सीधा सीधा आप लोग डिसिप्लिन की वायलेशन के मुर्तकिब हो रहे हैं। सब ये बात नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि हाजिरी अल्लाह के फजल से एक वाहिद पुलिस ही तो ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर वक्त हाजिर होता है। आप इस बात को जरा उजागर करें, उछालें जरा अपने चैनल के ऊपर कि वाहिद एक पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है। ओए होए होए ਉਹ ਯਾਰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, देखो बादशाह उत्थे ही। देखिए मेरी बात सुने सदीक साहब, देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों की कुर्बानियां अपनी जगह, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि लाहौर शहर में क्राइम ग्राफ में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, ऊपर की जानिब जा रहा है। नहीं, आपकी बात ये ठीक है, ये पहले तक था। इस आईजी साहब और इस अपना डीआईजी ऑपरेशन से पहले था। बिल्कुल इनके बाद ही बात कर रहा हूँ सर, मैं ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। जुनैद साहब, जो डीआईजी ऑपरेशन है जो ना, इसलिए ओए हाय अब देखना तुसी डाकुआं ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। थोड़ा सा और हाय 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 करें ना। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਰਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ जनाब, मीर साहब बैठो, तुसी हुणे दस रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। जुनैद भाई, बात ये है कि ये सारा कुछ जो है ये साथ साथ चलता रहता है, मगर मुश्किलात इतनी हैं कि वसाइल देखिए कितने महदूद हैं पुलिस के महकमे के पास। उसके बावजूद अल्लाह के फजल से ड्यूटी 24 घंटे पुलिस का आदमी देता है। और अच्छा देखो तुसी, मैं तुहानू एक अर्ज करा, आप जो मसाइल है ना, आप माशाल्लाह प्यारे आदमी हैं, अपनी शो में वही आप उजागर किया करें। जैसे एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पुलिस को कभी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई एक्सपेंडिचर्स नहीं दिए जाते, कोई बजट नहीं है, जबकि हमें मुल्ज़म के पीछे भागना पड़ता है, पता नहीं कहाँ कहाँ खजल होना पड़ता है। हम गाड़ियां करा के लोगों को मिलते तरले करके लोगों को जो देखो मुद्दई बेचारा मर गया यार। बाद में मुल्जिम से उसकी गिरफ्तारी का खर्चा ले रहे होते हैं कि इतनी दूर से आए हैं, पेट्रोल के पैसे दो। जुनैद साहब, ये सारा कुछ अगर आपके सामने है कि खर्चा सारा मुद्दई पे या मुल्ज़म पे डाला जाता है, तो भाई क्यों वाए वाए खर्चा ना सर जी, खर्चा नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। देखें बात ये है कि पुलिस के महकमे को अतीक बेटे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। जी जी सर जी। जुनैद साहब, मैं तो खुद देखिਆ ਜੀ ਅਤੀਕ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡਾਂ। कानून बात ये है कि ये गाड़ियां किराए पे करवा के और इधर उधर भाग दौड़ करके मुल्ज़म को जब लेने जाते हैं तो उसका भी खर्चा पानी मिलना चाहिए सरकारी महकमे की तरफ से, सरकार की तरफ से। और फिर जुनैद साहब देखें, ये तरक्कियों की तरफ कोई ध्यान दें, कुछ तनख्वाहें थोड़ी सी मजीद अच्छी करें। लाहौर के 20 थाने ऐसे हैं जहाँ पे बाकायदा SHOs तैनात नहीं है और आर्जी इंतजाम के तहत काम चलाया जा रहा है, इजाफी चार्ज देके। पिछले IG की गल जी जुनैद साहब, मैं तो एक गल दस दी, मैं देखो बड़ा दबंग बोलने वाला आदमी हाँ, जेडे हुण IG साहब आए ने ना, इन्होंने देखो इंज सीटां भरनियां ने जुनैद साहब। आपकी दिलेरी और हक गोई का तो पूरे जितने हस्बे हाल के व्यूअर्स हैं वो गवाह हैं। इस तरह आप बबांगे दोहल बात करते हैं IGs के बारे में, DIGs के बारे में। मैं नहीं झटिया जुनैद साहब, मैं तो नवा IG आवे सही एक बारी, तो मेरे तो दिल च जो होवे मैं साफ कह दे, फूलों की पत्तियों से लेके सब कुछ। नहीं, देखो जो दिल में है वो बात करनी चाहिए। ये हुण IG एडा अच्छा आ गया बंदा, हुण फिर की करे। ਭਾਈ ਜੇ IG ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ एक ना। मिनट मीर साहब, तुहाडे नाल भी बड़ा अच्छा सलूक होएगा। इनका मामला क्या है, क्यों ये बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं? अताब मीर साहब ने, साडे बुजुर्ग ने 2-3 बारी इन्हां नूं किया, फैक्ट्री है इनकी, हमारे इलाके के अंदर फैक्ट्री है। मैं क्या मीर साहब बात सुने, आप यहाँ टायर जलाते हैं, ऐसा मत करें, हमें ऑर्डर आया है। ये जो पोल्यूशन देखे जुनैद साहब, ये मौजूद आदमी माशाल्लाह खाते पीते कराने के आदमी हैं, तो इनकी वजह से देखे पूरी दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है। नंबर 1 पे है लाहौर शहर जुनैद साहब पोल्यूशन के बाद, नंबर 1। ये पहले ये दूसरे नंबर पे होता है देखो। तो मेरा मतलब है कि ये लोग थोड़ी एहतियात करें। आज फिर मैंने उठा लिया इनको फैक्ट्री से। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਓਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਸਾੜ ਬੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਜਲਸੇ वाले, वो उसकी वजह से ना अब नंबर 1 पोल्यूशन पे ले आओ लाहौर को। ये जो आप मुस्तकिल अपने फैक्ट्री के अंदर टायर जलाते हैं, पो जुनैद साहब चौलों की पो नहीं उतरती, वो जलाते जी। दसो हुण बंदा इन्हां नूं की कवे। माशाल्लाह इतने अमीर आदमी हैं यार, खुदा के वास्ते चंद पैसे बचाने के लिए आप पूरे मुल्क के मुंह पे कालख मल रहे हैं, आप उनको पोल्यूशन से भरा हुआ जाहिर कर रहे हैं। पोल्यूशन के खिलाफ कम से कम आपको तो पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ काम करना चाहिए। जी मुझे तो बहुत एलर्जी है पोल्यूशन से। मैं तो सर को कहता हूँ कि बंद कराइए, इनको बंद कर दें इन लोगों को, ये जो आग लगाते हैं। नहीं देखो अतीसा गल ये है भी मैनू इसलिए काम करना पैंदा भी गैस ते आ नहीं रही, ते गैस नहीं आएगी ते असीं ते फिर अपना नेमल बदलते ओदा कोई करना ना। कल मैं पूरा आधा घंटा खंगदी रही हां। अल्लाह खैर करे। क्यों सर जी सिगरेट पींदी जे 3 महीने मैं समझाता रहा कि जब मेरे नाल शादी करनी तो सिगरेट छड़ दे। भाई जी ये ਤੁਹਾਨੂੰ पोल्यूशन तो इन्ना इतराज है तो अपना थाना रेड़ के अगे ले जाओ। देखिए जी जुनैद साहब, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਉਹ कितने ताल्लुकात ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ जनाब। ऊपर से ऑर्डर आया हुआ पोल्यूशन का खात्मा किया जाए और उसमें हमने
ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸ਼ ਤੋਂ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ? ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਜਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਹਾਰੇ ਆ? हरे है बॉस। ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। जुनैद साहब बात ये है कि ये जो पोल्यूशन है ना जी, ये इन धमकियों की वजह से ही खत्म नहीं होती। ये जो फोन करवा के और सिफारिशों के साथ ये लोग इतने इतने बड़े यूनिट जला रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से और पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, ये देखें ना जरा क्या हालत हो गई है जुनैद साहब। मैं हैरान हो गया उस खबर पढ़ के। मुझे मेरे बच्चे ने भी खुद बताया कि पापा नंबर 1 पे है लाहौर। बहुत नंबर 1 सर जी, मैं घर गया तो काला साहब रंग होया है। जाहिर है अतीक, बड़ी पोल्यूशन है यार। जुनैद साहब बात ये है कि चंद टकों के लिए हर आदमी जहां जहां जो बंदा पोल्यूशन का मौजब बन रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन पैदा हो रहा है, आप जाके देखें, आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। साਡਾ तो काम ही है रोज का पोल्यूशन फैलाना, ऐसा पोल्यूशन फैलाने वालों को पकड़ना। इन्वेस्टिगेशन ही तो हमने करनी होती है। जहां जाके हमने इन्वेस्टिगेट किया है, यही कुरान निकला है कि भाई ये चंद पैसों के लिए ये काम हो रहा है। यार खुदा के लिए पैसे थोड़े ज्यादा खर्च कर लें, अपने प्रॉफिट में से पैसे खर्च कर लें, मगर पूरे पाकिस्तान की आवाम को गंदा ना करवाएं यार, बीमार ना कर दें। चलो इज्जत बेइज्जती भी जुनैद साहब एक पासे रख दियो, वो तो बेइज्जती तेरी होन रही हो और भी 36 थावां तो होन रही है। एक मिनट सिद्दीक साहब, जरा अपनी गुफ्तगू को ब्रेक लगाएंगे। ये खबर मेरे सामने है, पुलिस लाइंस के खाकरूबों को अफसरों के घरों में तैनात कर दिया गया। क्या है? आप अफसरों के घरों की सफाई करते हैं? ये देखें पुलिस लाइंस के, ये देखें खाकरूबों को अफसरों के घरों में तैनात कर दिया गया। सब आपको भाई तो ऐसा कर दियो। क्या कर रहे हैं? ये फ्रैंक क्यों हो रहे हैं? ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? भरा क्या मतलब? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾਇਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੂ ਨੇ, कोई ऐसी गल नहीं, बैठो। जुनैद साहब इल्जाम जो है ना, ये देखे, ये तो पूरे पाकिस्तान के हर महकमे में ऐसा है। सरकारी जो स्वीपर्स या वर्कर्स हैं या चौकीदार वगैरह जितने भी हैं, वो अफसरों के घरों में काम करते हैं, मगर अल्लाह के फजल से हमारे महकमे में इसका अब खात्मा शुरू हो गया, चूंकि आईजी जेड़ा आया जिना जुनैद, ओए होए इन आईजी साहब के आने के बाद ही लाहौर में इस साल का सबसे बड़ा डाका पड़ा है। जौहर टाउन में एक घर में 3.5 करोड़ रुपए का डाका पड़ा है। 3.5 करोड़ रुपए का डाका। कन्ना नु हथ लाओ जुनैद साहब, ए जेड़े हुण आईजी ने राव साहब, इन्हां दे बात ही, हाँ जी, बात की बात है। अते बंदे ही गलत ने ना जिन्हें इन्ना पैसा घर च रखे। देखो ना, घर च करोड़ों का डाका पै जाना यार, ये लाइट बैंक च इन्हां दी रिहाइश है या एमसीबी च रहंदे ने? इनसे पहले ये तो पूछे ना, इसमें आईजी साहब का क्या कसूर है? ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਐਸੇ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पड़ी है जिसके मुताबिक वतन अजीज में हर साल 60 लाख टन खाना ज़ाया होता है। अच्छा भाईजान, आज का हमारा एक लम्हा फिक्रिया है जो इस हवाले से बड़ा मतलब हैरत अंगेज़ है कि महंगाई अपने अरूज पे है। एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब कमोबेश 6 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, यानी उनको पूरी मिक़दार में जिस तरह मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा हैं वो मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते। दूसरी तरफ जो लम्हा फ़िक्री है वो ये है, पिछले हफ्ते मैंने एक अंग्रेज़ी अखबार में इस्लामाबाद के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पढ़ी है जिसके मुताबिक वतन अजीज़ में हर साल 60 लाख टन खाना ज़ाया होता है। 60 लाख टन खाना ज़ाया हो जाता है। गोगे का महीना लंघ जाता है। सिर्फ गोगे का नहीं पेट भर सकता, बल्कि अगर ये खाना जो है वो ज़ाया होने से बच जाए,
اور کسی بھوکے کے پیٹ میں چلا جائے بہت تو ایک اندازہ یہ ہے کہ 5 کروڑ لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے. آپ 5 کروڑ لوگوں کا پیٹ بھر لو یا گوگے کا پیٹ بھر لو, بات کم و بیش ایک برابر. سوری گوگے, زیادہ انسانوں کو دیکھنا چاہیے. اسی ریسرچ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب خواتین خانہ سے پوچھا گیا کہ آپ ضرورت کے مطابق کھانا پکاتی ہیں یا زیادہ کھانا پکاتی ہیں, تو خواتین کا کہنا یہ تھا کہ 22% جو کھانا ہے وہ ہمارا فریج میں پڑا پڑا ضائع ہو جاتا ہے, اور اس کھانے میں کچے آٹے سے لے کے گوشت تک یا سالن تک کی چیزیں ساری شامل ہیں. 22% کھانا فریج میں پڑا پڑا ضائع ہو جاتا ہے. زردہ ہوتا وہ بھی کھانا چاہتا ہے. ہاں جی, امان اللہ مرحوم سچ کہہ گئے ہیں کہ کچھ نہیں پیا دنیا سے, جو پیا فریج پیا ہے. اچھا, اب کبھی ہم غور کریں کہ ہم یہ غذا جو ہے یہ کھانا کہاں کہاں ضائع کرتے ہیں, تو 3 بڑی ہمارے ذہن میں جو ذرائع ہیں یا ان کی جو مد ہے وہ ذہن میں آتی ہے. سب سے زیادہ جو کھانا ضائع ہوتا ہے نا وہ ریسٹورنٹس اور ہوٹل میں ہوتا ہے. پاکستان جیسے غریب ملک میں 35% کھانا جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے, یعنی 35% کھانا ہم زیادہ منگواتے ہیں, اور جو سارے کا سارا جو ہے وہ ڈسٹ بن میں جاتا ہے بعد میں. سب سے بڑے ظلم کی بات یہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جو زیادہ کھانا ہے وہ بچا کے کسی کے کام آ سکے. دنیا میں ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ کئی ملکوں میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر ہوٹل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس نے ضرورت سے زیادہ کھانا منگوایا ہے تو وہ فون کر کے پولیس کو مطلع کر سکتا ہے. پولیس آ کے آپ کو گرفتار کرے گی, آپ کو جرمانہ کرے گی. جی کوئی بھی صحیح بات ہے کہ ہر بندہ احتیاطاً ہی ہمیں زیادہ کھانا منگا لیتا ہے کہ دوبارہ اتنی دیر لگتی ہے بننے میں, تو بالکل ٹھیک ہے. میں نے تو زندگی میں کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ جس نے کم کھانا منگایا ہو سوائے سخی سرور باٹی. اس کے 30 بندے بھی بیٹھے ہونا تو کہتا کلو کڑائی بنوا لو. سخی صاحب کلو, وہ کہتا پوری میں کر لوں گا. کئی لوگ جو ہے نا کھانا زیادہ منگوا لیتے ہیں, اگر بچ جائے تو وہ پیک کروا لیتے بھی گھر لے جائیں گے. اچھا, اس میں بھی ایک نفسیاتی مسئلہ حائل ہو جاتا ہے. کئی لوگ جو ہے وہ کھانا پیک کروا کے گھر لے جانے میں اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں, اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی لوگ جو بڑی تردد کے ساتھ کھانا پیک کروا کے گھر لے جاتے ہیں اور پھر فریج 4 دن رکھ کے, ہاں یہ بھی پرابلم ہے. مطلب میننگ بائی دس کہ ہم جو ہے وہ صرف ضرورت سے زیادہ کھانا منگوا لیتے ہیں کسی نہ کسی خوف کے پیش نظر, یا جو ہمارے ساتھ گئے ہیں ان کے سامنے ہماری یہ نہ کوئی کہہ دے کھانا تھوڑ گیا ہے, کھانا کم پڑ گیا. کھانا منگا لیتے راج کھانڈ دیا مستیاں نے ساری جڑی اٹھاں چکن تو دیکھنے بلا کی بھی منگاتے رہے. اصل بات اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کم ہو جائے نا کسی وقت کھانا کسی جگہ تو کتنا کو کم ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ 2 3 نوالے اور لگا لیں, یار کوئی بات نہیں, پھر کیا ہو گیا. وہ جو ضائع کر کے آپ زیادتی کر رہے ہیں وہ اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ چلو 2 نوالے کم کھا لو. اچھا, اب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ غذائی قلت کی باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں, کہ غذا کی شارٹیج ہو رہی ہے, خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں. تو پھر ہمیں بھی طریقے استعمال کرنے چاہیے کہ کم از کم جو ہے وہ کھانے کا ضیاع جو ہے وہ روکا جا سکے. تو ہوٹلز میں, ریسٹورنٹس میں کھانے کی جو پریزنٹیشن ہے, پیش کرنے کا جو انداز ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جتنا کھا لیا باقی کھانا جو ہے وہ خراب نہ ہو, جس کو کہتے ہیں جھوٹا نہ ہو. کم از کم آپ کسی کو ایز اٹ از پیکڈ شکل میں دے سکیں جا کے. پریزنٹیشن کے کئی طریقے ہیں, جہاں پر اتنے ہم ترقی کر گئے ہیں وہاں پہ اس کی پریزنٹیشن بھی اچھے انداز میں ہونی چاہیے. اچھا, دوسرا اب جو ذریعہ آتا ہے کھانے کے ضیاع کا وہ ہے تقریبات میں, شادی بیاہ کے موقع پہ. اب شادی بیاہ کے موقع پہ تو آپ خالصتاً اس نیت سے زیادہ کھانا پکاتے ہیں کہ جناب شریکیت ناک نہ کٹی جائے. عام طور پہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ تانا دے دے کہ جناب کھانا کٹ گیا, اور جنہوں نے تانا دینا ہوتا ہے وہ آپ الٹے لٹک جائیں, پھر بھی انہوں نے کہنا ہی کہنا ہوتا ہے, جو مرضی کر لیں آپ, انہوں نے کہنا ہی کہنا ہوتا ہے. اب وہاں پر بھی آپ یہ مطلب کتنی دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کھانا کم پڑ گیا, کبھی ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ یہ خوف جو ہے یہ فوراً ہمیں دامنگیر ہو جاتا ہے, کوئی یار کھانا کم نہ ہو جائے, زیادہ جتنا مرضی ہو جائے, مطلب برادری کے سامنے ناک نہ کٹ جائے. تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھانا بھی جو ہے وہ زبردستی بعد میں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم بعد میں استعمال کر لیا ہم نے, لیکن استعمال بھی آپ زبردستی کرتے ہیں, آپ کو اس کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی آپ پھر زبردستی کھاتے ہیں, زبردستی بانٹتے ہیں, وہ کھانے کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. اچھا, تیسرا پھر
घरेलू इस्तेमाल में जब आप खाना, जो आज से पहले बिल्कुल नहीं होता था, जब ये फ्रिज नहीं होते थे तो उस वक्त ये खाना जो है ये जब डोलियों में रखा जाता था तो खाना अगले दिन खत्म हो जाता था। पहली बात ये कि खाना पकता ही बड़ी किफायतशारी के साथ था, एक खाना बनता था। आज के दौर में इतनी महंगाई के बावजूद जो मतवसत घराने हैं उनमें भी एक से ज्यादा डिशेस बनाने का रिवाज पड़ गया हुआ है कि जनाब अब्बा जो है वो ये खाते हैं, फलां बेटा ये खाता है, फलां बेटी ये खाती है, सबकी चॉइस का खाना बनना शुरू हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बुजुर्ग आदमी कह गए हैं कि यार आज देसी टिंडे ते पकाओ, तो पका लए ने। उन्होंने नाले भी किया कि यार बच्चियां ने नीचे खाने उन्होंने फिर तुसी मुर्गे की कढ़ाई बना लो। हालांकि यार अगर दादाजी का दिल कर रहा है, देसी टिंडे नरम होता है ना, दादाजी के दांत नहीं होते, तो उनको टिंडा चबाने का बहुत मजा आता है। चलो एक दिन तुसी भी मजा ले लो टिंडे। अच्छा, इस ज़माने में एक बात है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में और हमारे यहाँ भी बहुत सारी NGOs हैं जो हमारे बाज़ तालिब इल्म बच्चे हैं, उन्होंने ये काम शुरू किए हैं कि उन्होंने ये खाना जो बढ़ जाता है, इजाफी खाना कह लें, उसके अच्छे इस्तेमाल के लिए वो काविशें करती हैं, वो तंजीमें, वो NGOs, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। लेकिन बात ये है कि आप जो कुछ मर्जी कर लें, आप उस इजाफी खाने का 100% इस्तेमाल मुमकिन बना ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लें। इसलिए खाना बनाते हुए, खाना ऑर्डर करते हुए आपको मतलब ये एहसास करना चाहिए कि दुनिया में कितने इंसान हैं जो भूखे हैं। खुदा बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ी शर्मिंदगी होती है देख के, खास तौर पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, किसी रेस्टोरेंट पे आप चले जाएं रात को आपको सीट नहीं मिलती, ढेर लगे होते हैं सड़कों के ऊपर, गड्डियों के, मोटरसाइकिलों के। इतना लोग बाजारों में जाके इस कदर बेदर्दी से खा रहे होते हैं और किसी को ये पता नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं भूखे हैं। और वही लोग जो है बाद में जाके सोशल मीडिया पर महंगाई के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं। खुदा की कसम। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। सबसे ज्यादा मोटी स्किन कहाँ पे होती है जी? गोगे के पेट पे। सबसे मोटी स्किन हमारे पाँव के नीचे होती है और खास तौर पे एड़ी पे। शुरू करें बेटा तालीम का सिलसिला फिर? जी जाहिर है सर, और फीस आपको हमको टूल प्लाजे की तो नहीं देते ना। लहजा है आप लोगों का, उस्ताद से बात करने का सलीका नहीं आता आपको ये पूछना ही नहीं चाहिए। तालीम शुरू करें सर जी, कोई ना कोई सिलसिला शुरू होना चाहिए। वो सिलसिले तोड़ गया जाते जाते। सर जी, पढ़ पढ़ के मैं तो उकता गया हूँ। अच्छा, कहीं बर्फ दिखाने के लिए लेके जाएं, पहाड़ों पे नगान का गान ले चलें। पहाड़ पे जाना चाहिए। आपने बर्फ देखनी है तो नाल दे करो फ्रिज चो छन्ना ले लो। ये तो बर्फ के फट्टे भी ले चलते हैं सर। अच्छा बेटा, प्लीज इररेलेवेंट गुफ्तगू मत किया करें। जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आपके जहन पे सिर्फ तालीम छाई हुई होनी चाहिए। असल बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि तालीम शुरू करें। आज बेटा हम उस इंसानी उज़्व की बात करेंगे जिसे कुदरत का हसीन तरीन तोहफा कहा जा सकता है, और अपनी नज़ाकत और ख़ूबसूरती के हवाले से भी अगर जितने भी उसके फैक्ट्स का जिक्र किया जाए, आपको अल्लाह ताला की सनाइयत पर प्यार आने लगता है। सुभान अल्लाह। और वो इंसानी जिस्म का हिस्सा है इंसानी जिल्द। वाह जी वाह। आप उसके बारे में जब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जाहिर है इंसानी जो जिल्द है उसके बुनियादी कामों में तो हमारे जो अंदरूनी आज़ा हैं, जितना भी हमारा जिस्म है, उसकी हिफाजत करना है। हाँ जी हाँ जी, मैं ना जी के इंसान दे आज़ा ने जिन्ने भी उन्होंने वास्ते थैले का काम कर दे। हाँ, थैला एक तरह से कवर है वो। कवर जी। अच्छा, अब ये देखें कि हमें अंदाजा नहीं होता कि ये कितने हिस्से पे मुहीत है। आमतौर पे हम समझते हैं कि जो इंसानी जिल्द है ये बिल्कुल एक गैर अहम सी चीज़ है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि हमारे जिस्म का जो कुल मजमूई वज़न होता है उसका औसतन 15% हिस्सा जो है वो हमारी जिल्द पर मुश्तमिल होता है। 15% हमारे जो जिस्म का जो है वो सिर्फ स्किन का हिस्सा होता है। 15%। गोगे का भी जी नहीं, गोगे की बात तो सारी एक्सेप्शन है ना, वो रहने दें। गोगे की तो जिल्द तार के परे रखे ना तो लगता है तंबू लपेटे।
क्या कम कर दिया गई यार। सर जी मेरी इतनी नाजुक स्किन है। नाजुक तो उदों हुई ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ। यार बस करे यार, बस करे। नाजुक स्किन पई होवे ना, लगता सर आटे का पेड़ा गुन के रखे है। सर ये असल में नाजुक मराइल से गुजर रहा है, इसलिए नाजुक कर रहा है। यार प्लीज छोड़ दे, झुकते हैं, मेरे कैरियर का मसला है। जी सर। अच्छा, एक औसत इंसानी जिस्म की जो जल्द है जी, वो 21 मुरब्बा फुट होती है, 21 मुरब्बा फुट में होती है, और उसका जो वजन है वो 9 पाउंड तक होता है, 9 पाउंड वजनी होती है, और उसको जो खून फराहम करने वाली शरेयानें हैं उनकी लंबाई 11 मील होती है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सर ये जो आपने 21 मरबा फुट बताई है जिल्द, इन्हां दी भी इन्नी ही है या इन्हां दी हाथ वाले रुमाल जिन्नी? मैं उन मखलूकात का जिक्र कर रहा हूँ जिनके जिस्म पे जिल्द होती है। सर जी मैं भी अशरफुल मखलूकात में आता हूँ। जी के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अच्छा, जिल्द के बारे में आपसे अगर मैं सवाल पूछूं जी जी कि हमारे जिस्म में सबसे पतली जिल्द कहाँ पे होती है, बताएं। सर जी, बताएं बेटा। पेट की सर? नहीं, कहाँ पे? आंख के नीचे। हाँ, आंख के पपोटों की। अच्छा, ये आईलिड्स की जो है ना, आईलिड्स की भी और आंख के नीचे भी, ये सबसे ज्यादा पतली जिल्द होती है, और आमतौर पे ये मोटाई जो है वो 0.2 मिलीमीटर होती है। अच्छा, माशाल्लाह। और सबसे ज्यादा मोटी स्किन कहाँ पे होती है? जी, गोगे के पेट पे सबसे मोटी स्किन हमारे पाँव के नीचे होती है, और खास तौर पे एड़ी पे। एड़ी की जो स्किन है वो सबसे मोटी होती है, और उसकी मोटाई जो है वो 1.4 मिलीमीटर होती है। इसलिए वो कहते हैं अड्डी मार के धरती हिला देना। हाँ। अच्छा, आप ये सुन के मजीद हैरान होंगे कि हमारे जिस्म में औसतन जो है वो 30 करोड़ सेल्स जो हैं वो मिल के हमारी जिल्द बनाते हैं। 30 करोड़ खलिए ये मिल के जिल्द बनाते हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान कुन बात ये है कि हमारे जिस्म से हर वक्त जो है वो जो स्किन के खलिए हैं ना, ये झड़ते रहते हैं। हम ये समझते हैं फलां जो मखलूक है, फलां मछली है, फलां ये है, उसके जिस्म से उसकी स्किन झड़ती रहती है। इंसान खुद हर वक्त जो है वो अपनी स्किन झाड़ता रहता है, और नई स्किन जो है उस पे आती रहती है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि हमारे घरों में औसतन जो एक गंद या गर्द इकट्ठी हुई होती है, उसमें से निस्फ गर्द जो है वो हमारी अपनी स्किन होती है। मगर सर हमें पता भी नहीं चलता, हमने कभी किसी को कहा नहीं है कि पीछे तेरे खलिए डिग पे। ये नजर नहीं आते यार। अच्छा, सेल्स है यार। वाह 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 वाह, बड़ी बात है कि हम अब ऐसे अल्लाह पाक की रहमत के साथ ही, जाहिर है अल्लाह की मेहरबानी से ही हर इंसान आराम से जिंदगी गुजार रहा होता है। उसको ये पता ही नहीं कि मेरा सिस्टम जो है, ये जो मेरा चौकटा है, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है और ये किस चीज का बना हुआ है, ये कभी सोचा ही नहीं। 30 से 40 हजार पर मिनट हमारे जो स्किन सेल्स हैं ये हर वक्त जो है झड़ते रहते हैं। तो देखो ना यार, यानी कितना गंद पान रहे हैं। हाँ, हर साल, एक साल में हमारे जिस्म से 9 पाउंड के लगभग जो है ये हमारी जो स्किन है ये उतर जाती है। 9 पाउंड। ईमान से? हाँ जी। मतलब 9 पाउंड हर साल लथ दिए तो फिर भी गोगा एड है। सर जी अगर आज का पीरियड इंसानी जिल्द के बारे में है तो मैं आपके पास खड़ा हो जाता हूँ, तो आप स्टिक पकड़ के इनको बताते जाएं कि यहाँ के जिल्द इतने। नहीं, लेकिन बेटा अगर आप मेरे पास खड़े होंगे तो मुझे स्टिक से नहीं, बांस से बताना पड़ेगा। ये जो उन्होंने बताया है ना, 40,000 खलिए गिर रहे होते हैं, उन तेरे को कोई घाट ही खलोएगा। तेरे खलिए थले आके तो ऐसी दबया जाने। खबर है गोगे के खलियों तले आके 2 हलाक 3 जख्मी। सर जी आगे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, आप लास्ट ले रहे हैं। नलायक आदमी है ना, उसके ज़हन में ये है कि पेपर नजदीक आए तो बंदा बेहोश हो जाए। अच्छा, इंसानी जो जिल्द है इसकी जो रंगत है उसका इन्हिसार जो है वो मेलानिन की प्रोडक्शन पे होता है। अगर जिन लोगों के मेलानिन जो है कम मिकदार में प्रोड्यूस होता है, उनकी रंगत जो है वो सफ़ेद होती है
یا کم گندمی ہوتی ہے, کم سیاہ ہوتی ہے, اور جن لوگوں میں زیادہ میلانن پروڈیوس ہوتا ہے ان کی رنگت جو ہے وہ زیادہ ڈارک ہوتی ہے. لو بھائی جی تھی ایویں کنفیوز ہوندے ہو, تسی تے امیر آدمی ہو, تاڈے تو میلانن بہت زیادہ لگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رنگ پکا ہوتا ہے جس کے میلانن بہت زیادہ ہوں. بس یار میں نے کبھی غرور نہیں کیا. گڈ. آپ نے کبھی غور بھی نہیں کیا. یار کیونکہ میلانن کی بات ہو رہی ہے, تمہیں مینرز نہیں ہے. ناظرین کیا مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے.